हेलो एवरीवन। वेलकम टू जनित आईएएस। आज चर्चा करेंगे हम लोग भारतीय पुनर्जागरण के जनक, देश के एक महान शिक्षक के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें नाम से राजा राम मोहन राय कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक भारत को एक अपनी दिशा दी, सोच दिया और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। दो सरनेम इनके साथ जोड़े जाते हैं। एक तो ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं और दूसरा आधुनिक भारत के निर्माता हैं। जिस रूप में आज भारत को आप देख रहे हैं, उस भारत के पीछे इनकी सोच है, इनकी विचारधारा है, इनकी कार्यशैली है, इनकी वो दृष्टि थी जो दृष्टि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर लोगों को दिशा दे रही है, समाज को दिशा दे रही है और समाज उस रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पे राजा राम मोहन राय समाज को ले जाना चाहते थे। अभी आप जानेंगे हमारा समाज क्यों हम इन्हें पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। ऐसा क्या था कि पुनर्जागरण की जरूरत महसूस हुई। पूरे 100 साल लग गए भारत को सोई हुई नींद से जगाने में। पूरी की पूरी 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण काल कहलाती है। और गुलामी का कारण भी सुषुप्तावस्था था। हम अपनी आजादी को इसलिए खो बैठे क्योंकि हम जागृत अवस्था में रह ही नहीं गए थे। इन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने महान शिक्षक इसलिए कहा कि देखिए, क्लासरूम के अंदर पढ़ाना, चाहे 500 बच्चा हो, 1000 बच्चा हो, 50 बच्चा हो, 10 बच्चा हो, वहाँ क्लासरूम के अंदर आप चीज़ों को डिसिप्लिन के पेरीमीटर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक ओपन फील्ड के अंदर, यानी पूरे देश के लोगों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में अपनी बात रखना, उन्हें समझाना, ये बहुत कठिन काम है। राजा राम मोहन राय को औरों को छोड़ दीजिए, अपनी माँ के, उनकी माँ उनके खिलाफ हो गई, अपनी माँ का उनको प्रति उन्होंने प्रतिरोध किया, घर से निकाल दिया। तो राजा राम मोहन राय को बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर अगर आप चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं तो वहां पर आसानी से चीजें नहीं बदलती हैं। वहाँ रिजल्ट धीरे धीरे आता है। वहाँ जो चीजें पकेंगी वो धीमी धीमी आंच पर पकेंगी। इनका जन्म 1772 में हुआ था, 1772 में। गांधी जी के जन्म से लगभग 97 साल पहले इनका जन्म हो रहा है। लगभग 100 साल गांधी जी से ये बड़े हैं। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। एक ऐसे समय में इनका जन्म हुआ जब भारत के अंदर अंग्रेज स्टेब्लिश हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ये जागरूक थे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के 1765 के बाद बंगाल में जब इलाहाबाद की संधि हुई, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि, तो अंग्रेज लगभग लगभग बंगाल के अंदर स्टेब्लिश रूप में स्थापित हो जाते हैं। उसी के लगभग 7 साल बाद इनका जन्म होता है। और बुद्धि के बहुत तीक्ष्ण थे, जिज्ञासु स्वभाव के थे। इन्होंने कई भाषाओं का गहन गहन अध्ययन किया, साहित्यों का अध्ययन किया। इनको जो नॉलेज था, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, तमाम भाषाओं को इन्होंने पढ़ा, समझा और उन साहित्यों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद फिर इनके मन में तुलनात्मक विचारधाराएं शुरू हुई और इस तरीके से इन्होंने समाज को सक्रिय रूप से 1813 के बाद से अपना योगदान देना शुरू कर दिया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। 1829 में भारतीय समाज का कोढ़ कहे जाने वाली एक खतरनाक सी प्रथा, सती प्रथा, उसके अंत के लिए इन्होंने प्रयास किया। इनकी सगी भाभी को इनकी आंखों के सामने ही भाई की डेथ के बाद उन्हें सती कर दिया गया था, जिसमें ये कुछ नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। उसके बाद सक्रिय रूप से इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बंगाल के उस समय गवर्नर जनरल थे, उनसे मिल करके
और अंग्रेजों के लिए भी ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी कि इस तरीके से जीते जी लोगों को नशीला पदार्थ मानसिक रूप से तैयार करके नशीला पदार्थ देके गहरी चिता बनाई जाती थी, उसके अंदर जो है इस तरीके से जघन्य अपराध किया जाता था। और बहुत सी सामाजिक कुरीतियां थी जिसमें समाज बंधा हुआ था। अभी आप इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इन्होंने सामाजिक सुधार की बात किया और मानव समानता की बात किया, आइए उसकी चर्चा करते हैं। जो आपको समझना है ढंग से, सामाजिक सुधार का मतलब क्या था। जो हमारा समाज था उसमें कई तरीके की बुराइयां, कुरीतियां, ऐसी व्यवस्थाएं घर कर गई थी जो एक वर्ग अपने हित के लिए यूज कर रहा था, दूसरे वर्गों का बहुत जबरदस्त तरीके से शोषण हो रहा था। जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को ऐसे शोषण का शिकार बनाया गया था कि बाल विवाह कर दिया जाता था। बिल्कुल बचपन में ही 3 साल 4 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। उनको पता ही नहीं है कि शादी क्या होती है। जिससे शादी कर दी गई, उनको कुछ हो गया 7 साल 8 साल 6 साल की उम्र में, तो इधर बच्ची विधवा हो गई। दोबारा शादी नहीं हो सकती है, पुनर्विवाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसको होल लाइफ विडो रहना है, विधवा बन करके पूरा जीवन यापन करना है। सोचिए कितनी सख्त सजा थी। और घर के कोने में रहना है, कोने में बैठ जाओ, ये एक तरीके का अपमानजनक शब्द प्रयोग होता रहा है। अभी भी लोग गुस्से में बोलते हैं। अंधेरे में रहना है, किसी शुभ काम में सामने नहीं आना है। अब कौन सा अपराध उसने कर दिया। शिक्षा से वंचित करके रखा गया था महिलाओं को, कि वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती हैं। ऊपर से सती प्रथा चलन में थी, यानी कि अगर पति की डेथ हो गई और वो सती क्या करेगी जी करके, ये कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि जी करके क्या करना है, सती कर देते थे। और अगर सती से बच गई तो भाइयों के साथ, मायके वालों के साथ पूरा जीवन एक नौकर की तरीके से आप कह सकते हैं कि जीवन यापन करना है, परिवार देखना है, घर के काम करने हैं। और ये तो ठीक है, इससे भी ज्यादा जघन्य था कि बेटी पैदा हुई तो कुछ क्षेत्रों में भारत के उसको जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ये सब हमारे समाज के आधी आबादी के साथ किया जा रहा था। और आधी आबादी जो पुरुषों की थी, उसमें भी कई तरीके का कैटेगराइजेशन था। उनमें भी एक वर्ग को शिक्षा से वंचित किया गया है, उस वर्ग को मंदिर में प्रवेश से वंचित किया गया है, उस वर्ग के साथ तमाम तरीके का ऐसा बर्ताव होता था जिससे समाज खंडित हुआ पड़ा था, समाज टुकड़ों में बटा हुआ था। और ऐसा खंडित समाज जिसमें स्पष्ट रूप से विभाजन हो, महिलाओं को घर की चहर दीवारियों में कैद एक ऐसी मूर्ति के रूप में रखा गया था कि जिसको आप यूं कहें तो जिंदा लाश कह सकते हैं, जिसका इंटेलेक्चुअल लेना देना नहीं। अगर कोई महिला ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो रही है, ज्यादा समझदार हो रही है, ज्यादा तार्किक हो रही है, तो उनके लिए समाज के अंदर ओझा होते थे जो भूत प्रेत भगाते थे। इस नाम पर उनके इंटेलेक्चुअलिटी का को समाप्त करने का पूरा प्रयास होता था। उनको वहां ले जाते थे कि इसको किसी काले साए का प्रकोप। और 2 बार 4 बार, एक ही बार में वो इतना डरा दी जाती थी कि दोबारा उसको अपनी चीजों को सामने पेश करना ही नहीं था। अब ऐसे बच्चे जो जन्म लेंगे परिवार के अंदर, वो कितने इंटेलेक्चुअल होंगे, उनमें कितनी समझ होगी। माँ पहली शिक्षिका होती है। समाज के अंदर जो ये व्यवस्था थी, वो इतने गहरे रूप में घर कर गई थी जिससे पूरा समाज कुंठित था। और अंग्रेजों का मकसद भारत पर किसी भी रूप में शासन करना था ही नहीं। वो तो एक व्यापारी के रूप में आए थे। उनको तो ट्रे में सजा के भारत मिला कि लो, हम गुलाम बनने को तैयार हैं, तुम करो मेरे ऊपर शासन, करो मेरा शोषण। लॉर्ड क्लाइव लिखता है कि जब मैं बंगाल पहुंचा और इलाहाबाद की संधि के बाद
मुझे इस बात का यकीन नहीं होता है कि मैं कैसे अपना सेल्फ कंट्रोल बना करके रख सका। मेरे पास तो हीरा जवाहरात सोना चांदी जो कुछ जितना चाहता सब मेरे लिए ओपन था। उसने ब्रिटिश संसद में ये बात रखी, उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया कि तुमने वहां आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। उसने कहा मैं अपने कंट्रोल पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे लिए तो सब कुछ खुला हुआ था, तब भी मैंने नहीं लिया। तो ये स्थिति थी भारतीय समाज की, जिसमें सामाजिक सुधार की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि सामाजिक कुरीतियां अपने चरम पर थी, जिसमें विशेष रूप से सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, महिलाओं के दमन, ये सारी चीजें बहुत गहराई तक अपनी जड़ें बनाई हुई थी। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, लिखते समय इस तरीके से लिखिएगा, एकांगी नहीं लिखना है। कोई भी व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो लंबे समय तक बनी रहती है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां घर कर जाती हैं, और धीरे धीरे जो खामियां होती हैं उनकी जड़ें इतनी गहरी होने लगती हैं कि वो उस व्यवस्था को कुरूपित कुरूपित कर देती हैं। अच्छाई पूरी तरीके से रिप्लेस कर जाती है और बुराई ही बुराई उसमें भर जाती है। एक कहानी जो मैं आपसे बार बार चर्चा करता हूँ कि लड़के को देखने वाले आए, लड़की वाले, तो उससे पूछा लड़के से, सारे लोग परिवार के बैठे थे, कि कोई ऐब वगैरह तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है। तो उसके फूफा जी ने कहा नहीं, कोई बुराई नहीं है लड़के में, बस। तो कहे क्या बस? कहे अरे कभी कभी प्याज खा लेता है। तो कहे इसमें कौन सी बुराई है, कभी कभी खा लेता है, कभी कभी खाता है ना। कहे हाँ कभी कभी खा लेता है, बस तभी तब खाता है जब थोड़ा मांस मदिरा ले लेता है, मांस वगैरह खा लेता है तो प्याज खाता है। उसने कहा मांस भी खाता है? कहे कभी कभी खाता है। कहे कब कब खाता है? कहे जब मदिरा का सेवन करता है तो मांस खाता है। कहे मदिरा भी पीता है? कहे कभी कभी। कहे कब कब? कहे जब जुआ में ज्यादा अच्छा पैसा लग जाता हाथ में, तब तब शराब पीता है। तो कहे जुआ भी खेलता है? कहे कभी कभी। कहे कब कब? कहे जब चोरी में माल अच्छा मिल जाता है तो जुआ खेलता है। तो चोरी भी करता है? कहे कभी कभी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बुराइयां होती हैं वो धीरे धीरे प्रवेश करती हैं और अपना स्थान इतना गहरा बना लेती हैं कि उसमें फिर अच्छाई के लिए स्थान बचता ही नहीं है। इसीलिए एक प्रकाश की किरण अगर आती है तो वो पूरे अंधेरे को नष्ट कर देती है। तो अगर एक अच्छाई व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है तो धीरे धीरे उसके जीवन से सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, दो में से एक ही रुकेंगी। तो यहाँ पे क्या था कि जो हमारा समाज था उसमें ये कुरीतियां धीरे धीरे करके प्रवेश कर गईं और इन्होंने पूरे समाज को जकड़ लिया। राजा राम मोहन राय इतने इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कई तरीके के साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने विदेशी साहित्य का अध्ययन किया, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जाना। उन्होंने समझा कि क्या हमारे यहाँ और वहाँ के समाज में अंतर क्या है। फिर उन्हें समझ में आया कि जो ये व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, जाति भेदभाव हो, बाल विवाह हो, या फिर महिलाओं को शिक्षा के प्रति, या महिलाओं को जन्म, बच्ची है जन्म लिया, जन्म लेते ही उसको पावे के पलंग के पावे के नीचे उसकी गर्दन रख देना, यानी तुरंत मार देना। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी, विधवा विवाह के लिए कोई अनुमति नहीं थी। 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर और अन्य के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों ने पास किया। जो पहला विधवा विवाह हुआ है उसे देखने के लिए 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे कि एक विधवा का विवाह कैसे हो सकता है। सोचिए सामाजिक व्यवस्था की जो गहराई थी वो कैसी थी, माइंडसेट लोगों का कैसे हो गया था। इसलिए पूरे 100 साल लग गए इनको जगाने में। राजा राम मोहन राय यानी पूरी की पूरी 19वीं शताब्दी 1813 से लेकर सक्रिय रूप से, और पूरा आप समझिए कि 1897 स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना तक, और उसके बाद भी ये प्रक्रिया जारी रही। गांधी जी के सारे मूवमेंट पुनर्जागरण का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, और 150 साल लग गया लोगों
की मनः स्थिति में परिवर्तन लाने में। उसका जो रिजल्ट है वो आप कहाँ देखते हैं? 1942 के मूवमेंट में, कि लोग यहाँ आकर के जागृत हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था थी, उसमें समानता, न्याय, मानव गरिमा, ये सारी चीजें गायब थी। समानता का कहीं कोई स्थान नहीं था, और न्याय के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मानव गरिमा का कोई महत्व नहीं था। ये सब समाज के प्रगति का विरोध कर रहे थे, समाज की प्रगति को रोक रहे थे। और उनका मानना था कि किसी भी सभ्य समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर और सम्मान मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, और चाहे जो समाज का व्यक्ति हो। उदाहरण के लिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन सफल रहा। और इसकी सफलता के बाद सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके बाद कुछ रेयर केसेस दिखाई देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये प्रथा समाप्त हो जाती है। विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया, फिर इसके लिए 1856 में कानून बना, और इस व्यवस्था को फिर सामान्य किया गया। जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया। और आज भी भारतीय समाज में ये सब प्रथाएं, जैसे सती प्रथा नहीं है, विधवा विवाह का कोई भी विरोध नहीं है, जातिगत भेदभाव का जो विरोध है, ये आज भी हमारे समाज में अभी भी ये व्यवस्था जारी है। और इसको लेकर के तमाम तरीके की चीजें बीच बीच में सामने आती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो समय था जिस समय में एक लंबी लड़ाई लड़ के, ये वैचारिक लड़ाई थी, वैचारिक परिवर्तन की लड़ाई थी। और वैचारिक परिवर्तन एक आसान प्रक्रिया नहीं होती है। अपनी माँ का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ा, उनका प्रतिरोध झेलना पड़ा, घर से निकाल दिए गए, और इस तरीके से समाज की उपेक्षाओं को सहते हुए राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को एक नई ऊंचाई और एक नई दिशा देने का काम किया। अगर इसका एथिक्स में आप यूज देखेंगे, तो प्रशासनिक अधिकारी समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्यायपूर्ण निर्णय लेने में इस सिद्धांत का उपयोग कर सकता है, सामाजिक सुधार और मानव समानता। क्योंकि अब तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें हर तरीके की हमारे पास समानता है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इन सारी चीजों की अब चर्चा है, राइट के रूप में, अधिकार के रूप में है। तो इसको स्थापित करने में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की बात किया, कि तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप किया जाए। भारतीय समाज में अंधविश्वास, ठगी प्रथा, ये सब बहुत गहराई तक अपनी जड़ें बनाई हुई थी। ठगी प्रथा का मतलब, ठगी प्रथा में जिसको चाहा जब चाहा तब ठग लिया, चाहे व्यक्ति हो चाहे उसका वस्तु हो। और ठगी प्रथा का कई तरीके से केसेस सामने आते हैं, कि जैसे गांव में कोई बच्चा है और वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का है, बारिश नहीं हुई उस साल, और कुछ लोगों का खुराफाती दिमाग ये सेट कर लिया कि इसके साथ इसका बच्चा आगे निकलेगा, ये हमारे लिए चुनौती बन सकता है। पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक माहौल बना दिया कि इसकी बलि अगर दे दी जाए तो बारिश हो जाएगी। और इस तरीके की ठगी, उसके अलावा ये अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अवैज्ञानिक मान्यताओं का उन्होंने विरोध किया, विवेक की बात किया, तर्क की बात किया, वैज्ञानिक सोच की बात किया, समाज के विकास के लिए इसे आवश्यक बताया। उनके अनुसार शिक्षा, तर्क से ही समाज, शिक्षा और तर्क, दो चीजों की बात उन्होंने किया, समाज प्रगतिशील बन सकता है और लोग सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। अन्यथा लोग ऐसे ही अंधेरे में भटकते रहेंगे, और अपना अनमोल जीवन बिना सही ज्ञान के, बिना सही मानवीय मूल्य को प्राप्त किए गंवा देंगे। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया, जिसमें तमाम तरीके की बलि है, तमाम तरीके के अंधविश्वास थे, जादू टोना, और इसमें शोषण होता है व्यक्तियों का। और उसके साथ ही आधुनिक शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। उसके साथ ही तार्किक विचारों के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। एथिक्स के अंतर्गत अगर इसके उपयोग की बात करेंगे, तो देखिए, तर्क आधारित निर्णय जो हैं वो प्रशासनिक निष्पक्षता को और पारदर्शिता को, दोनों को बढ़ाते हैं। के बाद तीसरी बात, राजा राम मोहन राय ने महिला सशक्तिकरण के सिद्धांत की किया। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट चलाया, बड़ी पहल किया,
और माइक्रो लेवल पे काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए खुद को समर्पित किया, उसके ये प्रबल समर्थक थे। महिलाओं की शिक्षा हो, उनका संपत्ति का अधिकार हो, सम्मानपूर्ण जीवन, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे तमाम उनके विचार से प्रभावित और दिग्गज फॉलोअर्स सामने आए, जिन्होंने समाज को पूरे प्रकाश से भर दिया। उनका मानना था कि महिलाओं की उन्नति के बिना समाज का विकास संभव नहीं है, क्योंकि 50% आपकी एक आंख ना हो तो आप जिस तरीके से अपनी गति को रख पाएंगे, वही स्थिति समाज की होती है। अगर आप 50% आबादी को सुविधाओं से वंचित करके रखे हुए थे, उसको मानवीय मूल्यों से वंचित करके रखे थे, मूलभूत समानता न्याय तो बहुत दूर की चीजें थी, जीवन ही कितना लो लेवल पे था, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, प्रशासन में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में ये सहायक है। इसके अलावा चौथी बात, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और मानवता की किया। उन्होंने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उन्होंने सभी धर्मों में समानता पर जोर दिया और उन्होंने मानवता को धर्म से ऊपर माना और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया कि धार्मिक रूप से सहिष्णु बनिए। सब धर्मों का जो लक्ष्य है वो एक ही है। रास्ते भले अलग अलग हैं, तो आपस में जब लक्ष्य एक है, तो अगर मिले हैं तो हम अपने आप को धार्मिक रूप से उन्मादी ना बनाएं। हम उसके धर्म का सम्मान करें, वो हमारे धर्म का सम्मान करे, क्योंकि सबकी मंजिल एक है। ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना किया, विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और आजीवन करते रहे। और इस सब का रिजल्ट आप आगे देखेंगे कि गांधी जी के व्यक्तित्व में भी यही सारी छवियां उभर करके सामने आती हैं। पूरा जीवन वो हिंदू मुस्लिम एकता, भारत में जो जातिगत व्यवस्था है, दलितों के प्रति जो अत्याचार है, उस सब का विरोध पूरी लाइफ गांधी जी करते रहते। अपना पूरा जीवन इन्हीं चीजों के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। आज भारत के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक धार्मिक सद्भाव है, एक समन्वयकारी भावना है, इस शब्द को समझिएगा। जो उन्माद पैदा होता है वो तो कुछ तत्व हैं जो पैदा करते हैं, बाकी ये समन्वयकारी भावना का विकास हुआ है भारत के अंदर। रिलीजन के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के साथ सहज भाव में भारत के अंदर रहते हैं। ऐसी व्यवस्था दुनिया में आप नहीं देखेंगे। दुनिया के कंट्रीज चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे ही अक्सर बनी हुई हैं, या अगर हैं तो जो समन्वयकारी भावना भारत में है, यानी हम उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, हमने उनकी बहुत सी चीजों को ग्रहण किया, उन्होंने हमारी चीजों को बहुत ग्रहण किया है। इस पर बार बार थीसिस भी हुई है, लोगों ने पीएचडी की है कि विषय ये रहा है कि इस्लाम जहां जहां गया, दुनिया के जिस जिस कोने में गया, उसने उन सब क्षेत्रों का इस्लामीकरण कर दिया। भारत आया तो भारत का में जो सनातन संस्कृति थी उसको रिप्लेस इस्लाम नहीं कर पाया, भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? और यहाँ आने के बाद दोनों रिलीजन के बीच में एक समन्वयकारी संस्कृति का विकास हुआ और फिर लंबे समय तक वो साथ रह रहे हैं। चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगलों का काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का समय रहा हो, और चाहे अभी वर्तमान का समय हो। ये तो धार्मिक उन्माद पैदा किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने एक धार्मिक उन्माद पैदा किया, लोगों के अंदर भय पैदा किया, और उस भय के आधार पर उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके उन्मादी बनाया। अब लास्ट तक जिन्ना को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान मिल जाएगा, और पाकिस्तान जब मिला तो उसके लिए वो प्रिपेयर भी नहीं थे, और उनकी प्रिपरेशन को आज आप देख सकते हैं, आईना सामने है कि किस रूप में पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। तो ये धार्मिक कट्टरता का विरोध आगे की चीजों में बना रहा। आज भी भारतीय समाज का और भारतीय संस्कृति का जो मूल चरित्र है वो समन्वयकारी संस्कृति का है, उसमें कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि जो कट्टरता करता है धार्मिक रूप से, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। ये हमारी संस्कृति उसको हे दृष्टि से देखती है, उसको समाज में उत्कृष्ट स्थान नहीं मिलता है, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, चाहे जिस धर्म विशेष का वो व्यक्ति हो। तो ये धर्मनिरपेक्ष प्रशासन और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में उपयोगी है धार्मिक सहिष्णुता और मानवता।
उसके साथ ही आधुनिक शिक्षा का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, तर्क, इन सब ज्ञान को आवश्यक बताया था। उन्होंने अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि समाज प्रगतिशील बन सके। उन्होंने एक एक ग्रंथ का अध्ययन किया और उसको समझा और लोगों तक उस विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास किया। और उन्हीं के प्रयासों से बाद में आधुनिक विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन को बल मिला। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति उन्हीं के समय में। और फिर उसके बाद विज्ञान आधारित शिक्षा पर जोर, और इस तरीके की चीज़ों को अंग्रेज भी इम्प्लीमेंट करने में सफल रहे। बहुत लंबा अंग्रेजों ने इस पर विचार विमर्श किया था कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था का माध्यम क्या रखा जाए, क्षेत्रीय भाषाओं को रखा जाए कि अंग्रेजी को रखा जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए कि भारत का जो पुराना वेद और तमाम उपनिषद, इस तरीके के आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वो पढ़ाए जाएं। और बाद में सब ये सब डिसाइड हुआ कि हमको शिक्षा विज्ञान की देनी है, तार्किक बनाना है और आधुनिक बनाना है। तो इस मामले में अंग्रेजों को भी श्रेय दिया जाएगा। अदर वो जो चाहते तो भारत को आगे ना बढ़ने देते। उन्हें पता था कि अगर शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा सशक्त करेगी, शिक्षा वो बल पैदा करेगी। जो व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करेगा वो शेर की तरीके से दहाड़ेगा। और किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना का मतलब है लोगों को इंटेलेक्चुअल बना देना, लोगों को तार्किक बना देना, लोगों को सशक्त बना देना। और अंग्रेज इसमें पीछे नहीं रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज की स्थापना किया, कॉलेजेस की स्थापना किया और लोगों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया। भले आप ये कहें कि वो ब्लैक अंग्रेज बनाना चाहते थे, लेकिन मंशा चाहे जो रही हो, व्यवस्था किसी भी रूप में रही हो, उसने समाज को सशक्त किया। कमी हमारे अंदर थी, फिर हम कह रहे हैं कमी हमारे अंदर थी। अंग्रेज भारत पर शासन करने नहीं आए थे। आपको इतिहास में मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भारत पर शासन करने के इरादे से अंग्रेज नहीं आए थे। वो सब व्यापारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध रूप से व्यापारिक संस्था थी और उसको लाइसेंस भी व्यापार करने का ब्रिटेन के क्राउन से मिला हुआ था, महारानी से। और वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए आए थे। भारत तो उनको ट्रे में सजा हुआ मिला कि हम पर शासन करो। एक शून्यता की स्थिति पैदा हुई और शून्यता को भरने के लिए जहां शून्यता की स्थिति होगी, कोई ना कोई शक्ति आएगी और उसे भरेगी। तो उस शून्यता की स्थिति को भरने के लिए अंग्रेज सहज रूप में उपस्थित हो गए। तो ये एथिक्स में अगर इसकी बात करें तो देखिए, शिक्षा आधारित निर्णय और क्षमता निर्माण में ये सहायक है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति में निर्णय की क्षमता को बढ़ाती है और उसके साथ ही साथ उसके सोचने, समझने, कार्य करने की क्षमता में भी विकास करती है। प्रेस की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी इन्हीं के समय से निकल करके आया। राजा राम मोहन राय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी का समर्थन किया। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करने के अधिकार को लोकतंत्र का आधार माना कि ऐसा होना चाहिए और इस तरीके की सोच, इस तरीके का दृष्टिकोण मिलना चाहिए। तो बाद में आप देखेंगे कि समाचार पत्रों का प्रकाशन, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के समर्थन, सरकार की नीतियों की आलोचना, और इन सब के लिए जो है एक बेस तैयार हुआ। और आज भी देखा जाए तो पारदर्शिता और जवाबदेही को ये क्या करता है, फोर्थ पिलर के रूप में है प्रेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है। इसके अलावा मानवाधिकार और स्वतंत्रता की बात, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया, सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। यह नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में भी ये मूल्य सहायक है। उसके साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, राजा राम मोहन राय ने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया और लोगों को समाज सुधार के लिए आगे आने को प्रेरित किया। समाज व्यक्तियों से ही मिलकर के बनता है और अगर एक एक व्यक्ति अपनी सोच बदलेगा तो उसके साथ जुड़े लोगों की सोच में भी बदलाव आएगा। तर्कशील समाज बनेगा, तार्किक बातें होंगी। तो जिस समाज के अंदर तार्किक बातें होंगी, जिस समय में जेम्स वाट इंजन बना रहा था, उस समय में हमारे देश के अंदर सोचिए सामाजिक जागरण का काल चल रहा था। हम लोगों को सती प्रथा से, विधवा विवाह से, ठीक है, बा, बाल विवाह से और बच्चों की, बचपन में बच्चों की जो
बाल शिशु हत्या है उससे रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अपने समाज के लोगों से। और वहाँ इंजन की तैयारी शुरू हो रही थी, वो विज्ञान पे काम कर रहा था। और यहाँ हम दूसरे तरीके के सिद्धांतों में उलझे हुए थे, दूसरा कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए थे, समाज की सफाई का काम हो रहा था। हम जातिगत व्यवस्था में धार्मिक उन्मादों में फंसे हुए थे। सामाजिक सुधार आंदोलन, शिक्षा का प्रचार, सामाजिक जागरूकता और लोक सेवकों में सामाजिक जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है, ये उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है। ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जागरूकता और प्रगतिशीलता, यानी कि राजा राम मोहन राय ने पूरा जीवन भारतीय समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने लोगों में जागरूकता और आत्मविश्वास को बढ़ाया। जब लोगों में तार्किक जो व्यक्ति तार्किक होगा वो ज्यादा आत्मविश्वासी होगा। जिसके पास आत्मविश्वास ज्यादा होगा उसके पास आत्मबल अधिक होगा, और आत्मबल ही आपको स्थायित्व देता है और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में आपको सहायता प्रदान करता है। सामाजिक सुधार अभियान, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, भारतीय समाज को जागरूक करने का प्रयास, ये सारी चीजें इस सिद्धांत के द्वारा हो पाई। और नीतिगत निर्णयों में प्रगतिशील जो दृष्टिकोण है, अगर वो अपनाया जाए तो नीतिगत निर्णयों को और आसानी से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हैंडल किया जा सकता है। नैतिकता और मानव कल्याण, राजा राम मोहन राय ने नैतिक मूल्यों और मानव कल्याण के को जीवन का मुख्य उद्देश्य माना। उन्होंने समाज में नैतिकता, दया और सहानुभूति को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार आंदोलन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। समान मानवता मानव समानता का समर्थन और उसके साथ साथ नैतिक जीवन पर जोर, यानी प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण और नैतिक निर्णय लेने में ये एक महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय पर, या फिर आपको इनसे जुड़े हुए जो सिद्धांत है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो अपनी विचारधारा को इस तरीके से रखना है। और अगर समझें तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, चिंतक और मानवतावादी थे। उन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। समानता, तर्कवाद, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को स्थापित किया। उनके विचार आज भी प्रशासनिक सेवा, सामाजिक नेतृत्व और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों को। और आगे भी इस तरीके के मूल्यों की और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने वाली है। हमारी उनकी जो शिक्षाएं हैं हमें सिखाती हैं कि एक प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए न्याय, विवेक, करुणा, मानवता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए राजा राम मोहन राय के सिद्धांत न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि वर्तमान प्रशासनिक नैतिकता और सुशासन के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक। तो ये भारत के एक महान समाज सुधारक, पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय से रिलेटेड उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत थे जिसकी चर्चा आज की गई। इस पर आप एक छोटा सा अपना नोट्स पॉइंट्स का बना लीजिए ताकि इनका यूज बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में कर सकें।